द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। हमारे साथ यहां पर उमर खान और जहांगीर इकबाल हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में, जहां पे बहुत सारी टीम्स क्रिकेट तो खेल रही हैं, लेकिन साथ साथ एक बहुत मज़ेदार फैक्टर जो उनको तंग किए हुए है वो है रेन। आज के दोनों मैचेस भी उसी से इफेक्ट हुए। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का तो मैच वॉश आउट हो गया, और दूसरा जो आयरलैंड और इंग्लैंड का मैच था वो भी इफेक्ट हुआ उससे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वेल सिर्फ अफेक्ट नहीं, कल ही हम बात कर रहे थे कि जायंट किलर आयरलैंड, तो बारिश ने उनका ऐसे मौके पे साथ दिया कि जहां इंग्लैंड मैच को अपनी तरफ कन्वर्ट करने के मोमेंटम में आया, वैसे ही बारिश ने मैच रोक दिया। और एक बॉल भी और हो जाती तो इंग्लैंड चौका लगा के अपने आप को आगे कर लेता। हाउएवर हुआ क्या कि इंग्लैंड शुरू से आज ऑफ कलर नजर आया। बॉलिंग भी उनकी सही नहीं हुई, बिल्कुल विविड बॉलिंग थी, एक्स्ट्रा स्टे, फील्ड में देवर स्लॉपी। और आयरलैंड को जो स्टार्ट मिला, देवर 91 इन 10 ओवर्स, तो लग रहा था कि 180 185 कर जाएंगे। लेकिन वहां जो उनका एक कोलैप्स हुआ है कि जब बेलबर्नी आउट हुए हैं, 62 उन्होंने स्कोर किया, और उनके आउट होने के बाद 25 रन पे 7 विकेट्स आयरलैंड की गिरी हैं। तो यहां इंग्लैंड ने थोड़ा कमबैक किया, वरना ये 157 जो इन्होंने किया है आयरलैंड ने, ये कम से कम 175 होता एटलीस्ट। उस सूरत के अंदर तो इंग्लैंड बिल्कुल ही डिफरेंट होता। हाउएवर इंग्लैंड जब बैटिंग करने आए, दे लॉस्ट 3 विकेट्स इन द पावर प्ले, तो वो एक ड्रॉबैक इंग्लैंड की तरफ से आया। बट सिंस उनकी बैटिंग इतनी डीप है, दे बैट ऑल द वे टिल नंबर 10, वो इतने रिलैक्स थे कि हमें अगर आखिरी 5 ओवर में 70 रन भी चाहिए तो हम कर लेंगे। और ऐसा ही था। जैसे ही मोइन अली ने हिट आउट करना शुरू किया, 15th ओवर की पहली 3 बॉल पे ही स्कोर्ड 6, अ डबल एंड अ बाउंड्री, और उसी वक्त बारिश शुरू हो गई एंड दे वर 5 रन्स बिहाइंड डकवर्थ लुइस। अब मजेदार बात ये थी कि अगर उससे पिछले ओवर में मलान आउट नहीं होते तो डकवर्थ लुइस के तहत इंग्लैंड अहेड होता। तो अनदर डे अनदर बैड लक। कुछ दिन पहले यही बैड लक पाकिस्तान के साइड पे आई थी, कुछ दिन बाद ये इंग्लैंड की साइड पे आई। लेकिन अब इससे हुआ क्या है कि आयरलैंड इस वक्त सेम पोजीशन पे आ गया एज इंग्लैंड, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड। तो ये एक बहुत मजे की बात हो गई है। प्लस ऑस्ट्रेलिया जो कि एक मैच हारे थे, एक जीत के, उनके पास भी ये मार्जिन आ गया, क्योंकि न्यूजीलैंड का मैच भी वॉश आउट हो गया अफगानिस्तान के साथ एक वीकर टीम से, और इंग्लैंड हार ही गया, वहां तो पॉइंट शेयर ही नहीं हुए। तो द टेबल इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्लस इंग्लैंड हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, क्योंकि हम उनको फेवरेट दे रहे थे करार, और अभी तक इंग्लैंड की तरफ से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, इनफैक्ट डिसअपॉइंट किया अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी और आज भी। अच्छा, यहाँ हम सिर्फ अगर बारिश को एक फेवर का बहाना दे देना कि जब बारिश ने फेवर कर दिया आयरलैंड को, तो वो भी बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि बहुत अच्छा स्टार्ट लिया आयरलैंड ने, बहुत वेवर्ड किस्म की बॉलिंग थी, जिस तरह उमर ने बताया कि या तो आप फुल दे रहे थे या आप बहुत शॉर्ट पिच दे रहे थे। फोरकास्ट कंडीशन आप देख रहे हो, फोरकास्ट आपने देख लिया भाई कि बादल आए हुए हैं, गेंद जो है पड़ के निकल रही है बाहर की तरफ, तो आप गुड लेंथ पे आ जाओ, उनको तंग तो करो कम से कम। लेकिन नहीं, वो वुड थे, उन्होंने अपना पूरा जोर मारा, या तो मैं विकेट उड़ा दूं या फिर मैं सर उड़ा दूं। लेकिन बाजू का थोड़ा तरीका करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इतना आप इजी ले लोगे चीज़ों को तो वह गले पड़ जाती है। अब ये देख लें कि उनके जो 3 मेन बॉलर हैं ना, देखें स्टोक्स ने पहला ओवर करवाया, बट वो स्टोक जो है वो 4 ओवर वाला उनका बॉलर नहीं है, कंडीशन देख के उसको दे दिया। लेकिन बाकी जो 3 मेन फास्ट बॉलर थे, क्रिस वोक्स हो गया, सैम करन हो गया और मार्क वुड हो गया, इन्होंने 10 ओवर में 106 रन दिए। मतलब 10 से ऊपर का रन रेट आपके जो है 3 बॉलर्स ने दे दिया। वो तो अल्लाह भला करे इनका, लिविंगस्टोन का, कि इन्होंने आके बीच में थोड़ा सा लगाम डाला, और राशिद ने जो है रिस्ट स्पिनर, देखिए यहाँ पे रिस्ट स्पिनर चलेगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिस्ट स्पिनर्स का है, राशिद खान ने भी रिस्ट स्पिनर है, लेग स्पिनर, तो उसने जो है 24 रन दिए 4 ओवर में। लिविंगस्टन ने भी ज़्यादातर गेंदें जो है एज अ रिस्ट स्पिनर कराई, तो हिट करने के लिए गया, बड़ी बाउंड्री थी, वो कैच आउट हो गया उस पर। तो ये बाकी टीमों के लिए जो है एक देखने की चीज़ है कि आपने रिस्ट स्पिनर खिलाना है या फिंगर स्पिनर से मार खानी है। दूसरी चीज़ इंग्लैंड की, जहाँ तक आप देखें ना, हम बैटिंग की बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की टीम में शाहीन अफरीदी नहीं था ना, वो बाकी पूरी टीम खेल रही थी, लेकिन हम ये कहते थे कि पाकिस्तान की भी टीम खेल रही है, पूरी पाकिस्तान की टीम नहीं है। ठीक इसी तरह जब तक इंग्लैंड की टीम में स्टोक्स एज अ बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इंग्लैंड की टीम का जो है बैलेंस है वो गड़बड़ है। पिछले 5 T20 इनिंग्स में बेन स्टोक्स ने 41 रन बनाए 42 बॉल्स खेल के। इस स्टेचर का प्लेयर इस स्टेज पे जब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, आउट ऑफ फॉर्म है, उसका बैट नहीं चल रहा है, तो फिर इंग्लैंड के लिए परेशानी की है। वही चीज़ हमने आज भी देखी, विकेट पे फंस रहे हैं। अच्छा, ये तो चले आप इंग्लैंड की इनिंग्स की बात होगी, फिर आज हम बॉलिंग पे, आयरलैंड की बॉलिंग पे।
जैसे उन्होंने कंडीशन देखी ना, उन्होंने इंग्लैंड को वैसे ही ट्रैप किया शुरू में जिस तरह पाकिस्तान को 2007 में किया था। गुड लेंथ पे बॉलिंग की, उनको पता नहीं, ये सिर्फ उसे मारने के लिए जाते हैं और ब्लेज आउट जाएंगे भाई, मारेंगे, धम धड़का करेंगे, ऐसी की तैसी हो गई। पिच पे खड़े हो गए, बटलर साहब जो है वो आउट हुए। अच्छा ठीक इसी तरह एलेक्स हेल्स भी पिच पे फंसे, बाउंस जो है जज नहीं कर सके भाई गुड लेंथ से कितना उठेगी, सीम हो रहा है नहीं हो रहा। और ठीक यही चीज़ हुई बेन स्टोक के साथ। बेन स्टोक की जो टांगे लड़खड़ा गई सर, वैसे ही आउट हुआ जिस तरह मोहम्मद अब्बास इनको इंग्लैंड में एक दफा बोल्ड किया था। इनको पता ही नहीं कि हमने आगे जाके खेलना है या पीछे होकर खेलना है। जो बॉल पड़ी ना बेन स्टोक्स को, जिन लोगों ने मैच देखा, दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी के स्टोक्स, ये क्योंकि सिंस ही इज अ लेफ्टी, तो बॉल उनको जहां से अंदर आया है वो ऐसी पोजीशन थी कि आप कुछ कर नहीं सकते थे उस पे। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक सर्टेन पेस के बाद जब आप कमिट कर जाते हो शॉट पे, आप अपना शॉट चेंज नहीं कर सकते। लेटर ऑफ द विकेट बॉल कम से कम 3 से 4 इंच मूव किए। वैसे जो इंग्लैंड की जो जब बॉलिंग थी तो बॉल का जो जाविया था वो 1 डिग्री था डेविएशन का, उस पढ़ के जो निकल रही थी, और आयरलैंड के दौरानिये में वो 2 डिग्री हो गया था, 2.1 समथिंग। तो ये बहुत बहुत बड़ी डिविएशन होती है। ऑफ द विकेट इसको जज करना वाज कंप्लीट डिफरेंट। बैट पैड का बहुत बड़ा डिफरेंस था, बाउंस भी अनइवन था और वहाँ प्रॉब्लम आई। हाउएवर अब जब सिनेरियो ये हुई कि जब मैच रुका तो इंग्लैंड रिक्वायर्ड 53 ऑफ 33 डिलीवरीज। मोइन अली क्रीज पे मौजूद थे, लिविंगस्टोन थे और उसके बाद भी सैम क्यूरन और क्रिस वोक्स ने आना था जो कि पावर हिटर्स हैं। तो अगर तो मैच कंप्लीट होता, इफ्स एंड बट्स तो चलते रहते हैं, तो ऑफ कोर्स इंग्लैंड वाज इन फार कंफर्टेबल पोजीशन, बट इट हैपेंड। आयरलैंड गॉट 2 important पॉइंट्स। इंग्लैंड के लिए अब ये है कि उनके जो रिमेनिंग मैचेस हैं, दे हैव 3 more to go, so they have to win all 3, otherwise things can get tricky for them. अच्छा दूसरा ये होता है ना कि हर मैचेस में ना कुछ अनसंग किस्म के हीरोज होते हैं जिनका कुछ जिक्र नहीं होता परफॉर्मेंस का, या हमें पता नहीं चलता कि कितनी अहमियत है। मिसाल के तौर पे अगर लास्ट मैच पाकिस्तान जीत जाता तो हम इस चीज़ की कदर नहीं कर सकते थे कि भाई कि नसीम शाह का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सब कहते हैं इफ्तिखार अहमद ने जो है 50 मार दी, हारिस रऊफ ने जो है ऊपर से 2 विकेटें ले ली, लेकिन जो बीच में रोका है नसीम शाह ने, वो किसी की गिनती में ना हो, किसी की डिस्कशन का हिस्सा ना होता। ठीक इसी तरह जब शुरू में गेंद डिविएट कर रही थी, उसके बाद जब स्पिनर्स आ गए तो इंग्लैंड का मूड यही था कि चलें यार ये अपना ये पेसर्स जो हैं ये हटेंगे, स्पिनर्स आएंगे तो उनको मार लेंगे हम। डेलनी जो इनका लेग स्पिनर है, यार क्या बॉलिंग की उसने, लेकिन मार भी सबसे ज़्यादा उसको पड़ी है। वो उसकी रीज़न है। डेलनी ने शुरू में मलान और ब्रूस ऐसा हिटर है जो पाकिस्तान में हमने देख लिया, उसने हिलने नहीं दिया उन दोनों को। 2 ओवर बहुत क्लास के निकाले। उसी की वजह से जब अपना दूसरा मैं डॉकरेल ने ओवर कराना शुरू किया तो उनके पास कोई चांस नहीं था। उन्होंने हर पहली गेंद से हिट करना शुरू किया, पहली गेंद पे कैच छोड़ गया, दूसरी पे भी छोड़ गया, फिर तीसरी पे कैच आउट हो गया ब्रूक्स। इसने जो मार खाई है वो तब खाई जब लेफ्ट हैंडर आ गया दोनों तरफ से। मैं ख्याल में कोई 29 रन दिए 3 पॉइंट समथिंग ओवर में, 30 और 2 चौके और 1 छक्का और 1 डबल, तकरीबन 16-17 रन तो सिर्फ 4 गेंदों में बने। मतलब बाकी की जो इन्होंने गेंदें कराई हैं, कुछ 17-18 गेंदें कराई हैं, उनमें इन्होंने बिल्कुल बांध रखा था कि 8-9-10 रन दिए हुए थे मुश्किल। उसमें से जो 10 जो रन दिए हुए थे, एक एज पे चौका था जो पहले ही ओवर में निकल गया था। तो डेलनी ने बड़ा बांध के रखा, तो रिस्ट स्पिनर था वो भी, तो ये चीज़ भी नोट करने की है। बिल्कुल, लेकिन इसमें अगर मैं क्रेडिट दूंगा ना तो वो इनके जो जॉश लिटिल जिन्होंने अटैक किया और फिर मैकार्थी। लिटिल 2 विकेट्स फॉर 16 रन्स, मैकार्थी 1 विकेट फॉर 20 रन्स। लेकिन जैसे जहांगीर ने कहा कि जो स्टैट्स हैं और फिगर्स हैं ना, वो ये नहीं बताते कि मैच में किस टाइम पे क्या रोल प्ले किया। Exactly. तो जॉश लिटिल ने स्टार्ट के अंदर एलेक्स हेल्स को आउट करना, फिर पावर प्ले में इंग्लैंड जैसी टीम को 35-36 पे रिस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि इंग्लैंड तो 55-60 रन पे जाता ही है पावर प्ले में। 3 आउट करना, अंडर 40 रखना, तो वहां से इंग्लैंड रिकंस्ट्रक्शन मोड में रहा। क्योंकि एंड ऑफ द डे तो बात यही हुई ना कि वो 14.3 पे दे वर 105, दे वर सपोज्ड टू बी 110 और 105 फॉर 4, दे वर 105 फॉर 5। पिछले ओवर में ही मलान आउट हुआ। तो इससे बाकी टीम्स को लेसन ये मिलता है कि आपको जब पता है कि रेन ऑन द हेड है, पूरा वक्त आप डकवर्थ लुइस के मैप को जहन में रखें, एंड जहां आपके 5 ओवर कंप्लीट होते हैं यू स्टे अहेड ऑफ द रेट। अदरवाइज आपको नहीं पता मैच कब रुक जाए और कब आपके साथ वो हो जाए जो आज इंग्लैंड के साथ। सेकंड बैटिंग वाले के पास तो ये एडवांटेज होता है, उनको पता होता है, सारा सिनेरियो उनके सामने होता है कि हमने किस हिसाब से चलना है। बॉलिंग फंसती है, पर यहाँ पे इंग्लैंड फंस गया। बस वही वाली बात है कि दिस इज अ वर्ल्ड कप फुल ऑफ अपसेट्स। ये हमने शुरुआत ही देखी है श्रीलंका के हारने से, फिर वेस्ट इंडीज के बाहर होने से और अब इंग्लैंड के हारने से। तो सरप्राइजिंग है जी, कल और 3 बड़े हल्के मैच हैं।
तो कल भी अपसेट हो सकता है, बस पाकिस्तान वाले में ना हो। अपसेट ना हो, बारिश हो जाए पहले शुरू के 2 मैचेस में। हाँ, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 मैच जो कल सिडनी में है वो तो उधर फोरकास्ट में है रेन, बट पर्थ में है कि नहीं वो आपसे हम पूछेंगे। इससे पहले आप हमें बताएं कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जो मैच वॉश आउट हो गया है उससे क्या इफेक्ट हुआ है, किस टीम के लिए फ़ायदा हुआ है, किसके लिए नुकसान हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। देखिए, अगर ऑन पेपर बात करें ना, ऑन पेपर बात करें तो न्यूजीलैंड का नुकसान है, लेकिन अगर हम एज अ क्रिकेट फैन बात करें तो जब आयरलैंड जीत सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं जीत सकता? तो ये तो नहीं, ये कहना भी गलत होता है कि यार ये न्यूजीलैंड का से ज्यादती हो गई। हो सकता है कि ये आज अफगानिस्तान का दिन हो, आज अफगानिस्तान ने हराना हो न्यूजीलैंड को, तो मैच ड्रॉ हो गया तो समझ लें कि विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। न्यूजीलैंड के लिए इसलिए विन विन सिचुएशन है, उनका रन रेट अच्छा है, एक मैच जीते हैं, अभी भी जो है ग्रुप लीड कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के लिए ये अच्छा है कि उनको कम से कम 1 पॉइंट मिल गया। सही। तो ये नहीं कह सकते कि हम जो है पॉइंटलेस चलेगा यहाँ से। इस वॉश आउट की वजह से बाकी टीम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? देखिए, बाकी टीम को ये इफेक्ट हुआ है कि न्यूजीलैंड आज अगर जीत जाता तो उनकी क्वालिफिकेशन समझ लें 80% सील हो जाती, क्योंकि एनी टीम विनिंग 4 मैचेस एंड विद अ पॉजिटिव रन रेट, जो कि न्यूजीलैंड का एक्सट्रीम पॉजिटिव है, तो उनका गेम थ्रू था। हाउएवर न्यूजीलैंड इज स्टिल अनबीटन। अभी ये उनका 1 पॉइंट रिड्यूस जरूर हुआ है, लेकिन 0 नहीं है, जैसे इंग्लैंड को 0 मिला है। मजा इधर आएगा इस ग्रुप का, जो अब सबसे क्रूशियल मैच है वो होगा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वो मैच अगर वॉश आउट होता है तो दैट वुड बी एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की एक वो बैटल है जो कि 1878 से चली आ रही है। 1882 से एशेज शुरू हुई, लेकिन 1878 से ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और इनकी रिफ्ट ही अलग है। और इनका मैच डिसाइडर होगा कि सेमीफाइनल्स में इस ग्रुप से कौन जाएगा। जो अभी के हालात हैं वो ये दिख रहे हैं कि न्यूजीलैंड बहुत कंफर्टेबल है, बट यहाँ श्रीलंका 1 मैच और जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया 2 कंसेक्यूटिव जीत जाता है, इंग्लैंड 2 कंसेक्यूटिव जीत जाता है, थिंग्स विल चेंज वेरी क्विकली, क्योंकि करंटली सब टीम्स अपने 2 मैच खेल चुकी हैं, 3 मैचेस सबके रह गए। अब यहाँ पे जो टीम अपने 3 में से 2 जीतेगी दे हैव अ बेटर चांस, जो 3 जीतेगी वो क्लियरली क्वालिफाइड है। अब इंटरकनेक्टेड चीज यही है कि जो टीम 2 जीत रही है तो नेचुरली बाकियों में से कोई एक हारेगा। तो ऐसा ना हो जाए कि सारी टीम्स 1 पॉइंट के ऊपर लेवल आ जाए, फिर मामला रन रेट पे आएगा, और फिर ये जो 1 पॉइंट है उस मामले में फिर वो। और दूसरा, जब हमारा पहला प्रोग्राम था वहां हमने बात की थी कि असल गेम ही ग्रुप 1 का है। यहाँ जो है इफ्स एंड बर्ड्स एंड कैलकुलेशंस, अब पंडित्स बैठेंगे, सब कुछ डिस्कशन करेंगे यहाँ पे क्या खिचड़ी पकने वाली है। वहाँ पता 3 टीमें उनके दरमियान गेम है। मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह के सीन जा रहे हैं, इंडिया तो कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान गेम है। तो यहाँ तो हमें पता कि ये 3 टीमें, वहाँ पे 4 से 5 टीमें लड़ रही हैं, सींग लड़ा के बैठी हुई हैं, तो वहाँ मजा आएगा ज्यादा। देखिए, इंडिया का कंफर्मेशन होगी साउथ अफ्रीका गेम के बाद, क्योंकि वहाँ साउथ अफ्रीका इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में, और कल भी उनके वॉश आउट के चांसेस अच्छे खासे हैं, क्योंकि कल के मैच में सिडनी में सुबह 11 से दोपहर 3 तक बारिश है, 80% रेन का कह रहे हैं। 11 बजे से सुबह 3 बजे तक बारिश है, और फिर 4 बजे मैच शेड्यूल्ड है। तो 4 घंटे में अगर इतनी बारिश हो गई कि मैच नहीं हो सका, तो वो ऐसे ही अबैंडन होगा जैसे आज न्यूजीलैंड अफगानिस्तान हुआ है। इन दैट केस साउथ अफ्रीका विल बी पॉइंटलेस आफ्टर 2 गेम्स अगेंस्ट 2 वीक टीम्स, क्योंकि कल वो बांग्लादेश से शेड्यूल्ड है। उस सूरत में वैसे तो हम चाहेंगे कि मैच हो, साउथ अफ्रीका जीते, उससे होगा ये कि साउथ अफ्रीका विल बी वेरी हार्ड अगेंस्ट इंडिया, एंड फर्ज करें कि साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा देता है, उस सूरत में साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान ऑल विल बी टाइड, फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका डिसाइडर होगा। तो इस ग्रुप के अंदर 2 मैचेस क्रूशियल हैं, अनलेस रेन्स प्लेज इट पार्ट। तो श्रीलंका दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो अपसेट कर सकती है, और इधर अपसेट करने वाली इस ग्रुप में कोई टीम दिख नहीं रही है। तो इट्स इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये ट्रायंगल है, इसमें तो कौन आ गया। कल का अगर मैच है, जिस तरह पहला मैच है बांग्लादेश का और साउथ अफ्रीका का, तो अगर वो हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा बांग्लादेश कितने पानी में, कि भाई किस तरह से टारगेट देते हैं। मजे की बात, इस वक्त ग्रुप के टॉप पे बांग्लादेश, हाँ, सबसे ज्यादा पॉजिटिव रन रेट और 2 पॉइंट्स के साथ
पॉजिटिव 0.45 का रन रेट है, तो यू नेवर नो भाई, अगर कल इनको फेवर हो गया और बांग्लादेश कर सकता है, पास्ट में कर चुके हैं साउथ अफ्रीका को 2007 उम्मीद करते हैं कि हमसे मैच में ना करें, बट जिस तरह 15 साल वेट करना पड़ा है, 2007 में जीते थे फिर अभी जीते हैं, तो इतना लंबा वेट दोबारा ना करना पड़े हमको अगली विक्ट्री के, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की टीम है, हम तो चाहेंगे कि अच्छा करें, और वैसे ही क्रिकेट जो है बड़ा महदूद होता जा रहा है। मेरे ख्याल में शायद तारीख में जब से टेस्ट नेशंस ये बनी है ना, तब से पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपकी तकरीबन कोई 4-5 टीमें हैं जो गेम के अंदर हैं, बाकी साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 5 मेन टेस्ट प्लेइंग नेशंस जो हैं ये समझ गेम से बाहर हैं, ना इनको टीम की समझ आ रही है ना इनकी गेम की समझ आ रही है। तो ये खेल के लिए नुकसानदेह कि कॉम्पिटिटिव टीम्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। और कल जो इंडिया और नीदरलैंड का मैच है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें बता दें कि दोनों इस वक्त टीम्स की क्या कंडीशन है, किस सिचुएशन में है, किसका जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर कोई हार जाता है तो अगर जीतना तो सभी का ज़रूरी है, हाँ, बट अगर कोई हार जाता है तो वो कितना नुकसान में है, क्या वो बिल्कुल से आउट हो सकता है, या कितने उसके चांसेस हैं आगे सेमीफाइनल में पहुंचने के, क्वालीफाई करने के? हम ये तो नहीं कह सकते कि नीदरलैंड का नो चांस है, क्योंकि इट्स गेम ऑफ क्रिकेट, तो 1% चांस इज कि नीदरलैंड जीत सकता है, वो 1 को भी आप 0.1 कर, देखिए हमने 5% दिया था आयरलैंड को और वो जीत गया, तो 1% दे रहे हैं। हाँ, तो 1% है। दूसरी चीज ये कि जो बारिश है, क्योंकि मैच कल अपना सिडनी के हिसाब से वहाँ के 6 बजे और रेन फोरकास्टेड है सुबह 11 से 3 तक, तो ये मैच काफी हद तक क्लियर है कि ये हो जाएगा। जो खतरा है वॉश आउट होने का वो है पहले वाले का, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का। इंडिया मैच जीतता है, डेफिनेटली दे टॉप द ग्रुप, 4 पॉइंट्स उनके हो जाएंगे, रन रेट डेफिनेटली हम यही देख रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव होगा। तो कल के बाद इंडिया तो समझ लें कि 50% सेमीज के लिए अपना रास्ता बना लेगा। फिर उनके, क्योंकि हालत के अंदर 1-2 हड्डियां थी, एक पाकिस्तान, दूसरी साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान को तो वो जैसे तैसे करके निकल गए, फंसी भी अभी भी, क्योंकि आगे टकरा सकते हैं, बट साउथ अफ्रीका का क्वेश्चन अभी भी है। एंड इवन जो इंडिया का ये दीगर मैचेस हैं वहाँ बारिश, और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जो इंडिया का मैच होगा ना, आप उसको वाइप ऑफ यूं नहीं कर सकते कि पास्ट में हमने देखा है कि बांग्लादेश ने थोड़ा सा परेशान किया, और इंडिया फिलहाल विराट कोहली के अलावा बैटिंग में कोई शाइन करते हुए दिखा नहीं। तो सडनली यू नेवर नो, ये वर्ल्ड कप है, सब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, सब बहुत स्पिरिटेड है, एकदम से सडन परफॉर्मेंस एंड थिंग्स कैन चेंज। सो इट्स टू अर्ली टू कॉल, बट जो हालात दिख रहे हैं वो फिलहाल अभी तक ये इंडिया पाकिस्तान के इस ग्रुप से दिख रहा है। तो कल के पाकिस्तान के मैच के बारे में हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लें। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची। कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं, तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अहतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। अब हम आते हैं कल के तीसरे मैच की तरफ, जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का है पर्थ में। आप मुझे बताइएगा कि उधर बारिश की क्या सिचुएशन है, फोरकास्ट में क्या है, और दोनों टीम्स के लिए इस वक्त क्या सिचुएशंस बनी हुई हैं, कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए जीतना, क्योंकि लास्ट हम अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। वेल, इस वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट एनालिस्ट कम और वेदर फोरकास्टर ज़्यादा हूँ। हाँ। क्योंकि हम मैच की से ज़्यादा बारिश का देख रहे होते हैं कि कितने घंटे क्या होने वाली है। हाउएवर, ये पहले थोड़े दिन पहले तक यही था कि पाकिस्तान के ग्राउंड पे बारिश है, लेकिन सडनली अब पूरा दिन सनी है और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि मैच हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो में पर्थ का जो विकेट है वो क्विक विकेट है। पाकिस्तान के बॉलर्स वुड बी टू हॉट टू हैंडल फॉर जिम्बाब्वे, जो कि ऑलरेडी बैटिंग में स्ट्रगल करते हैं। सिर्फ एक सिकंदर रजा उनके कुछ थोड़े से शाइन किए हैं, वो भी एक इनिंग उन्होंने 82 की खेली और एक वो 40 रन की।
अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी तकरीबन, क्योंकि वो 5 मैच वार्म अप्स भी खेलते हुए आ रहे हैं, उससे पहले क्वालिफायर्स भी खेले, तो वो 2 इनिंग उन्होंने खेली, उसके अलावा वो डक पे आउट हुए 2 दफ़ा। तो अगर तो सिकंदर रजा को पाकिस्तान जल्दी आउट कर देते हैं तो उसके बाद ये जिम्बाब्वे 120-30 रन की टीम है, बट एडिंग सिकंदर रजा टू इट दे कैन ऐड 150 प्लस, और 150 प्लस पाकिस्तान के लिए ट्रिकी हो सकता है। वो हमने एशिया कप में भी देखा कि 130 अफगानिस्तान का और नसीम शाह की आखिरी की ब्रिलियंस पे काउंट होता है। हाउएवर हम बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं, हम अपनी टीम को बहुत अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, बट व्हाट आई बिलीव इज जो पाकिस्तान, मैं वापस रिपीट करूंगा, जो इंडिया से हारा है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और वो आने वाले मैचेस में नजर आएगा। पाकिस्तान विल कम वे हार्डर, आपको ओपन से लेके मिडिल ऑर्डर तक बैटिंग में हमारे एक स्पार्क अलग सा दिखेगा, एक इंटेंट नजर आएगी जो इंटेंट पिछले मैच में मिसिंग थी। यू सी दैट वो जो एक फोर्स आने वाली है ना कल जिम्बाब्वे पे, वो सब विटनेस करेंगे। जिस मेन चीज़ ये है कि मैच हो जाए। बॉलिंग को हमें लेके कोई कंसर्न नहीं है, हमारे फास्ट बॉलर्स बिल्कुल ऑन स्पॉट हैं, हमारे पास इंजरीज का फिलहाल कोई इशू नहीं है, एंड देन आवर स्पिनर्स आर क्वाइट गुड। एक चीज़ ये है कि पिछले मैच में इफ्तिखार अहमद को यूज़ नहीं किया गया, तो जहां नवाज को पहले जो एक ओवर पहले 20 रन पड़ गए थे, तो वहां पे इफ्तिखार अहमद को यूज़ किया जा सकता था, क्योंकि नवाज लेफ्ट आर्मर थे जो कि बॉल को बाहर ले जाते थे, इफ्तिखार अहमद ऑफ स्पिनर थे जो बॉल को तेज करते हैं और अंदर करते थे, तो वो एक क्विक ओवर हार्दिक पांड्या जो स्ट्रगल कर रहे थे उन पे निकाल सकते थे। हाउएवर इफ्तिखार अहमद को यूज किया जा सकता है, और पर्थ का ऐसा विकेट है जहां ये जो 6 से 15 ओवर का टाइम है ये बड़ा क्रूशियल होता है। हाँ, बांग्लादेश जिम्बाब्वे जो है ये अटैक इतना करेगा भी नहीं अनटिल अनलेस सिकंदर क्रीज में, तो पाकिस्तान बैट फर्स्ट, गो फॉर 160 प्लस, विन द गेम इजी। अगर बॉल फर्स्ट करते हैं तो कोशिश करें कि इनको 120-30 में पकड़ के मैच 16-17 ओवर में ख़त्म करें, लास्ट ओवर पे ना ले जाएं। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो कौन सी टीम खिलाते हैं ये मैटर करता है। लास्ट मैंने भी विजुअल्स देखी थी, फ़खर जमान जो है नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इंडिया के मैच से पहले नहीं कर रहे थे, मतलब उनको चांस ही था उसको खेलने का। अब क्या पता फ़खर जमान टीम में आते हैं तो किसकी जगह पे आते हैं? आसिफ अली की जगह खिलाते हैं तो मुझे नहीं लगता आसिफ अली को लोग हटाएंगे, क्योंकि एज अ फिनिशर खिला रहे हैं, शायद हैदर अली को बिठा लें। अगर हैदर अली को भी नहीं बिठाते हैं तो स्पिनर्स जो हैं वो अब तक टूर्नामेंट में इतने कामयाब रहे नहीं हैं, मतलब अराउंड 9 के स्ट्राइक रेट जो है इनका पर ओवर रन दे रहे हैं ये लोग स्पिनर जो हैं। हसरंगा को देख लें, आप अक्षर पटेल को देख लें, मोहम्मद नवाज को देख लें। एक बहुत ही दूर की कौड़ी है कि अगर मोहम्मद नवाज की जगह लेके आ रहे हैं तो एक सीन बन सकता है कि इफ्तिखार अहमद को एज जो है फिफ्थ सिक्स बॉलर जो है इफ्तिखार अहमद को यूज़ कर लें और मोहम्मद वसीम की या फिर एंट्री आ जाए, तो ये टीम सिलेक्शन पाकिस्तान की देखने लायक होगी। लेकिन असल जो परेशानी की बात जो मुझे लग रही है ना, वो है सर कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट किया अपनी प्रिपरेशन के हवाले से, जिसमें पिक्चर्स थी खिलाड़ियों की, तो वहाँ एक नीचे जिम्बाब्वे के कोई शहरी थे, उन्हें क्या नाम था उनका, चसूरो करके कुछ नाम था, नगुगी चसूरो। उन्होंने नीचे जो है कमेंट किया कि तुम लोगों ने से हम बदला लेंगे, तुम लोगों ने हमारे साथ ये बड़ी ज्यादती, तुमने यहाँ पे नकली मिस्टर बीन भेज दिया। तो लोग पाकिस्तानी बड़े हैरान कि इसको क्या हो गया भाई जिम्बाब्वेन को, क्या हम तुम्हें ग्राउंड में देख लेंगे ना, तुमसे बदला लेंगे। नीचे पाकिस्तानी पूछा भाई हुआ क्या है, ऐसा क्या मांझर हो गया? तो उन्होंने पाकिस्तानी मिस्टर बीन की तस्वीर लगाई, क्या ये बंदा आया मिस्टर बीन बन के पाकिस्तान यहाँ पे जिम्बाब्वे में, और हर जगह प्रोग्राम करता रहा, हम लोग समझते रहे कि ओरिजिनल मिस्टर बीन है, तो इसका बदला जो है तुम लोगों से हम लेंगे अब ग्राउंड में। तो मैंने दोस्तों को कहा कमेंट करो, बोले जो 50-100 रुपए तेरा खर्च हो गया एक्स्ट्रा हमसे ले ले, लेकिन ये खुन्नस ना पाल, ये खुन्नस तो हम लोग पालते होते हैं, मसला है। और आपने देखा जब हम खुन्नस पालते हैं मैच जीत जाते हैं। तो भाई जिम्बाब्वे वालों को ठंडा करो, मिस्टर बीन से जरा माजरत करो भाई, ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। ये वैसे बड़ी मजे की बात लेके आए, लेकिन पता है बदुआ लगती भी बड़ी टाइट है। बड़े उसने गुस्से में कहा ना कि ये तो तुमने हमारे साथ किया है ना, तो हम इसका बदला कल तुमसे ग्राउंड में लेंगे। लेकिन अगर हम स्टैट्स बेस्ड बात करें तो जिम्बाब्वे पिछली चंद मीटिंग्स में पिछले 2 साल में पाकिस्तान को 2 दफा वाइट बॉल में हरा चुका है, मैच टाई भी हुए हैं। पाकिस्तान जब जिम्बाब्वे गया था वहाँ भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम फेस हुई अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और वैसे भी वजह क्या है कि पाकिस्तान का वही प्रॉब्लम, मैच में रिलैक्स हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, तो दे हैव टू गो हार्ड फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, और कहीं भी लाइटली जिम्बाब्वे को नहीं लेना है। ऑल्दो एक वीकर ऑपोजिशन है, बट पाकिस्तान हैज अ स्टेटमेंट टू मेक,
अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। जहाँ तक इन्होंने बात की फ़खर जमान की, तो बड़ा ये एक क्वेश्चन आता है क्योंकि पाकिस्तान को हमने देखा है वो अपने कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करते। एक चीज़ बाबर आजम की कप्तानी में, वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं डिस्पाइट टीम विनिंग लूजिंग, वो अपने कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, टीम को बैक करते हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है जिससे प्लेयर्स की हमने परफॉर्मेंस में राइज देखा है। अगर आप एशिया कप में ही देख लें तो जिस तरह से पाकिस्तान मैच इंडिया के अगेंस्ट जीता है, नवाज ही आपके हीरो थे विद द बैट जो उन्होंने किया। और नवाज को जिस तरह हमने पीसीबी ने वीडियोस शेयर की, वो बैक कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और जो पेप टॉक आफ्टर मैच दे रहे थे, ये टीम बिल्डिंग की बात है और वो आपको ग्राउंड में नजर आएगा। फ़खर जमान अगर खेलते हैं तो क्वेश्चन ये कि शान ने पिछले मैच में 3 नंबर पे रन किए, 50 किया, तो अगर फ़खर खेल रहे हैं वो 4 पे खेलेंगे हैदर अली की जगह, क्योंकि 4 के अलावा फिर फ़खर की जगह बन नहीं रही, तो वो हैदर की जगह ही खेल सकते हैं 4 नंबर पे अगर वो खेल रहे हैं, या तो शान मसूद को कोई निगल आ गया और वो 3 पे शान की जगह ही आ जाए। दैट इज़ दी ओनली वे, बाकी कोई चेंज फील नहीं हो रहा। आई डोंट थिंक कि ये नवाज को बिठाएंगे, वसीम जूनियर आई बिलीव सिर्फ उस वक्त खेलते नजर आ रहे हैं मुझे कि अगर खुदा ना खासा नसीम, हारिस, शाहीन में से कोई इंजर्ड हो जाए, वरना मी पर्सनली आई डोंट थिंक के वसीम जूनियर को खिलाएंगे। दिल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन। अगर फ़खर आते हैं तो वो 3 या 4 पे ही खेलेंगे, इसके अलावा कोई स्पॉट नहीं। सर आपने बात की बाबर आजम की कैप्टनसी और खिलाड़ियों से रवैये की। अच्छा, बड़ी छोटी सी बात है कि हम अक्सर देखते हैं, तनकीद करते हैं, बाबर आजम जो है वो खिलाड़ियों पे तनकीद नहीं करता या वगैरह वगैरह, बट जो सहाफ़ी हैं ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त, उनमें से एक फरीद अहमद साहब भी हैं, उन्होंने बड़ी मज़े की ट्वीट की कि ये जो पर्थ की फ़्लाइट थी पाकिस्तान की मेलबर्न से, इसमें ये सीन था कि बिज़नेस क्लास वाला पोर्शन बड़ा छोटा था, तो सिर्फ उसे कैप्टन जो था उसे वहाँ पे सीट मिली हुई थी। तो बाबर आजम ने अपनी वो सीट शाहीन शाह अफरीदी को दे दी कि इसकी टांग का मसला है, अभी रिकवर कर रहा है, तो वहाँ आराम सुकून से 4 घंटे की फ्लाइट पे जाए। कहने का बहुत छोटा सा जेस्चर है, पर ये बताता है कि कप्तान अपने खिलाड़ियों से किस तरह मुखलिस हो, कितना इन्वॉल्व है। भाई खिलाड़ी भी जो है कप्तान के पीछे खड़े होते हैं, छोटी मोटी जो है गलतियाँ वो हो जाती हैं, सीखेगा, वक्त के साथ साथ सीखेगा, लेकिन ये चीज़ बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम लोग इस वक्त जो है किसी किस्म की क्या कहते हैं अपने पॉलिटिक्स का शिकार नहीं है टीम के अंदर, ठीक हो गया, बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। कप्तान जो है खिलाड़ियों का ख्याल कर रहा है और खिलाड़ी जो है कप्तान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। कैप्टनसी से ज़्यादा ये तारीख गवाह है कि पाकिस्तान एज अ यूनिट इस तरह से इतना वेल जेल्ड इन, आप अपना जो विन परसेंटेज है वो भी देख लें, 70% प्लस आपका विन परसेंटेज है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सरफराज के टाइम में आप 2 साल कोई सीरीज नहीं हारे थे, लेकिन जो टीम की हारमोनी थी वो ऐसी नहीं थी। टीम में ग्रुप्स थे उस वक्त भी, डिफरेंसेस थे, और उसी का रिजल्ट आया कि आप देख लें आज सरफराज के साथ क्या हुआ और सरफराज कहाँ है। बट टुडे पाकिस्तान टीम इज एज अ यूनिट। कोई प्लेयर हार रहा है या उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको भी बैक किया जा रहा है, उसको भी सपोर्ट किया जा रहा है। तो आई बिलीव कि ये जो पाकिस्तान एज ए यूनिट बन के आया है, ये मुझे नहीं याद मैंने पिछले 20 साल में किसी कप्तान के अंदर हमने जितनी पाकिस्तान क्रिकेट देखी है ना, ग्राउंड में सब जो हैप्पी डैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं, प्रोग्राम पे अच्छे जा रहे हैं, पर ड्रेसिंग रूम की इतनी जहरीली पॉलिटिक्स होती थी, बड़े बड़े कप्तान और बड़े बड़े खिलाड़ी खा गई लिटरली हमारी ड्रेसिंग रूम की पॉलिटिक्स। उससे अगर हमारी जान छूटी हुई है ना, तो हम छोटी मोटी जो है गलतियां बर्दाश्त कर लेंगे, खैर हो गई इससे। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि आपके कितने बड़े बड़े कप्तान थे, आई वोंट लाइक टू नेम एनीवन क्योंकि सब हमारे लेजेंड्स हैं, लेकिन आपस के अंदर उनकी रिफ्ट्स लगी हुई थी सिर्फ इसी बात पे कि कप्तानी किसकी और प्लेयर पावर क्या। यहाँ तक कि आपकी रीजन्स के डिफरेंसेस बने हुए थे कि कौन किस रीजन का, किसका कप्तान कौन टीम में क्या, ये सब चीजों से हम पाक हो गए। वही अब टीवी पे आके हमें मशवरे देते हैं बाबर आजम को, तू ऐसे कर वैसे नहीं कर। भाई बाबर आजम कुछ भी कर ले, जैसा उन्होंने किया बस वैसा ना करना, दैट्स इट, हमें कबूल है। देखिए आप लड़के खेलें, एज अ यूनिट खेलें। मैं बाकी जितने लोग जो पाकिस्तान टीम से मोहब्बत करते हैं, अफसोस ज़ाहिर होता है जब टीम हारती है, वो जिस तरह से क्रिटिसिज्म करते हैं प्लीज ना करें। ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ये अपने दिन रात लगाते हैं, पर्सनल लाइफ पे अटैक करते हैं, फिर पर्सनल कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर, फिर हर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया को आप गाइड नहीं कर सकते, ये बेलगाम घोड़ा है, ये कुछ भी कमेंट कर देगा। बस वो बैठे होंगे बर्गर खा रहे होंगे, नहीं पता होगा कि उस कमेंट का खिलाड़ी भी क्या असर पड़ रहा है, जिस जात को आप जिस बंदे को टारगेट करें उस पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ। तो ये मेरे ख्याल में इतनी अरसे में हम नहीं सीखे ना, तो मेरे ख्याल में अगले 5-10 साल भी ये चीज़ नहीं सीखने वाले। देखिए नैनस में बड़ी सिंपल सी बात आपको बताऊं, हम एज फैंस एक मैच देख के इन्होंने पता नहीं कितने दिन खाना नहीं खाया है, कितने दिन नहीं सही से सोए, मुझे नहीं पता,
जब इनको एक इंडिविजुअल को ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है जिस प्लेयर की वजह से वो आखिरी ओवर पाकिस्तान नहीं जीत पाया, उनको एक लाइफ टाइम मार्क आया होगा। बिल्कुल। ये प्लेयर्स अपनी फैमिली से दूर, होम सिकनेस इनको अलग होती है, जेट लैग्स के मसले अलग होते हैं, फिटनेस इश्यूज अलग होते हैं, और उस सिनेरियो में ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो क्रिएट होते हैं बाहर की इन सिनेरियोज से, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमारे ही मीडिया वाले ऐसे सवाल कर रहे होते हैं। कभी भी कोई गोरा आपको ऑड सवाल करता नहीं दिखेगा, ये हमारे अपने ही जर्नलिस्ट होते हैं जो इनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। मसला ये है कि हर जर्नलिस्ट ने अपना एक जो है यूट्यूब चैनल बना लिया, तो वो ऐसा तड़ता भड़कता सवाल करता है कि उस पर कोई रिएक्ट कर दे तो उस पर फिर थंबनेल्स बन जाएंगे और वो हो जाएगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, देखिए हमने छोटे से लेवल पे क्रिकेट खेली है, तो अराउंड 2009-10 में जो है बड़ा नाम हो गया था मेरा रमजान क्रिकेट में, भाई जहांगीर भाई जा रहे हैं, मैच जिता रहे हैं, दिस एंड दैट। तो एक मैच में मेरे वालिद साहब भी आ गए देखने के लिए मैच, यार बड़ा नाम हो गया मोहल्ले में जहांगीर का। वो मैच अच्छा खासा जा रहा था, सब मेरा ओवर आया, मुझे 4 छक्के पड़ गए और वहाँ से हम मैच हार गए। लोग हुटिंग कर रहे हैं, मैं किसको ओवर दे दिया, और मेरा बस नहीं चल रहा कि ज़मीन फट जाए मैं ना चला जाऊँ। मतलब एक छोटे से लेवल पे अगर आके हमारे साथ होता है तो हम समझ नहीं आ रही होती, तो सोचें मोहम्मद नवाज के दिल पे क्या बीती होगी या शाहीन अफरीदी के उस पर क्या बीती होगी। 1 लाख के क्राउड और 100 करोड़ की आबादी जो मैच देख रही है। हम भी जज्बाती हो जाते हैं, कमेंट कर देते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यार वो इंसान है और पूरी जान मारने के लिए गए हैं, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं बड़ी छोटी सी बात इसमें ऐड करूंगा कि जब पाकिस्तान टीम एज अ टीम वर्ल्ड कप जीतने गई है ना, तो ये जितने लोग जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं या ओन करते हैं, हम सबका किरदार है, एक जर्नलिस्ट का किरदार है पाकिस्तान टीम को जिताने का, पाकिस्तान टीम के माहौल को एक पॉजिटिव हार्मनी देने का। और ये रोल प्ले तब होगा कि जब सब अपना किरदार प्ले करेंगे, सब पॉजिटिव रहेंगे, सब अच्छी उम्मीद रखेंगे। क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल करें, लेकिन क्रिटिसिज्म हो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो कि इफ आई एम पॉइंटिंग अ फिंगर एट एनीवन, तो मैं उसको सोल्यूशन भी दूं, मैं उसको सॉर्ट भी करूं। ये कौन सा तरीकेकार है कि जी काट दो, निकाल दो, पीट दो, बेकार है। अगर एक प्लेयर पाकिस्तान टीम तक पहुंचा है तो वो कितने घंटे ट्रेन करता है, उसने कितना पीछे परफॉर्म किया है और कितने लोगों के ऊपर वो ओवरसीड होके कितनी मेहनत के बाद आया, ये एक आम आदमी नहीं समझ सकता। इट्स वेरी इजी कि यहाँ बैठ के हम बात करें, बट कोई, आप बिलीव मी, आप खुद ट्रेनर हैं, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की आप ट्रेनिंग देख लें कि कितनी धूप में ये कितना वेट बांध के कितना भागते हैं, कितनी ट्रेनिंग करते हैं, कितनी इनकी लाइफ डिफिकल्ट होती है। तो ये जितने लोग कमेंट करते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाए कि इट्स नॉट एन इजी लाइफ एंड इट्स नॉट इजी कि तो हमारे लिए एक आम आदमी के लिए बड़ा आसान है क्रिटिसाइज करना, बट बिलीव मी अगर वो उस लेवल पे है ना, तो कोई वजह है कि वो 22 करोड़ आबादी में से 15 है, तो समझ लें कोई 1.5 करोड़ में से 1 है। तो वो स्टैंड आउट है, वो आपके स्टार्स हैं, आप उनको सपोर्ट करो, रिस्पेक्ट करो एंड बैक करो। चले हम कल के अपने मैच के लिए दुआ करते हैं कि हम जीत जाएं और बाकी 2 मैचेस भी रेन की वजह से इफेक्ट ना हो। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। खुदा हाफिज।